आज हम समझेंगे, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं मोल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट ऑन द क्लास 11th के पर्पज से नीट जेई में भी इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। अगर आप नीट का जेई का पेपर देखो, और कुछ बच्चे अटेम्प्ट्स देते भी है नीट जेई के, तो आप अगर देखोगे तो दो क्वेश्चन तो आपको मोल कंसेप्ट से मिलते ही मिलते हैं। और जब तक हम मोल कंसेप्ट को नहीं समझ लेंगे तब तक हमें आगे मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम पढ़ने वाले हैं, जो भी मैंने बोला मोलरिटी, उनमें भी मोल ही छुपा है। यानी हमें मोल को समझने के लिए, यानी हमें मोलरिटी जो आगे हमारा जो चैप्टर बचा है उसको समझने के लिए हमें मोल कंसेप्ट को समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो मोल कंसेप्ट कहता क्या है? देखो, मैं अगर सच बताऊं ना तो मोल कंसेप्ट से बच्चे डरते हैं। मोल कंसेप्ट सुन के बच्चों को ऐसा लगता है कि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं आए। और मोल कंसेप्ट को हम कैसे समझे, इसको हम किस तरीके से समझ सकें कि हमें इजी लगे। तो आज के वीडियो के बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मोल कंसेप्ट हार्ड है या हमसे हो नहीं रहा, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। तो आज का वीडियो लास्ट तक, हाईएस्ट 20 मिनट तक आप इस वीडियो को टाइम दो और आपको मोल कंसेप्ट में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो पहली बात तो ये कि मोल कंसेप्ट कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है कि हमसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मोल कंसेप्ट की थ्योरी लिखिए, व्हाट इज मोल कंसेप्ट। आपसे ना तो कोई डेफिनेशन पूछने वाला है, ना तो आपसे इसके बेसिस पे कोई थ्योरी पूछेगा, ना आपको कोई इसके बेसिस पे पेज भरने। आपको ये मोल कंसेप्ट सिर्फ समझना है और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए करने का यही, देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैटर होता है यूनिवर्स में, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो मैटर है ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। यानी कोई भी आप एग्जांपल ले लो, मार्कर ले लो, बोर्ड ले लो, आप किसी भी एग्जांपल को ले लो, वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। और वो एटम इतने ज्यादा छोटे होते हैं ना कि उनको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। यानी एटम्स को देखने के लिए नॉर्मल जो हमारी स्कूल लैब में, कॉलेज लैब में जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उनमें भी उनको देखना मुश्किल होता है। तो आप सोचो, अगर मैं कहूं कि आप मेरे को इस मार्कर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है ये काउंट करके बताओ, आप बता सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं बता सकते, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहे, आपको दिख ही नहीं रहे। आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। अगर मैं कहूं, मैं आपको आपके सामने एक गिलास पानी की भर के रख दो और कहूं कि आप ना मेरे को इस पानी के अंदर काउंट करके बताओ, अब आप कहोगे पानी के अंदर भी एटम्स होते हैं? ऑफ कोर्स एटम होते हैं। मतलब जितना भी हमारे यूनिवर्स में मैटर है ना, वो सब एटम से मिलके बना है। तो अगर मैं कहूं कि एक गिलास पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, आप मेरे को काउंट करके बताओ, बता सकते हो? आपको दिखेंगे नहीं, नेक्ड आई से तो दूर, मैं बता रही हूँ ना, माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी हमें देखना पॉसिबल नहीं होता, इतने छोटे होते हैं वो। तभी हमने एटम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तभी मैंने वो चैप्टर पहले पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर एटम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो एटम को ना तो हम कट कर सकते, ना ही हम देख सकते। मतलब हम एटम को ऐसा कभी दिखा नहीं सकते मैं आपको कि ये देखो ये एक एटम रहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहां तक आई बात समझ? अब एटम को हम नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए एक कंसेप्ट आया मोल। इसके लिए कंसेप्ट आया मोल। अगर मैं बताऊं तो मोल की पता है वैल्यू कितनी होती है? मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 Na। ये Na इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट मोल ही होती है, इसकी यूनिट होती है MOL, मोल। वो बात की बात है, Na लिखा है अवोगाड्रो नंबर, यानी ये जो एक नंबर है, एक नंबर ही तो है, मैथमेटिकल नंबर है, इस नंबर को अवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। अब आप कहोगे इतना बड़ा नंबर, यानी इसके आगे 20 जीरो लगेंगे, इसके आगे 20 जीरो लगेंगे, ये लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ से भी ज्यादा बहुत बड़ी टर्म है। मतलब इस वैल्यू के आगे 20 जीरो लगने वाले, और नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू। अगर मैं कहूं कि एक मोल की वैल्यू इतनी है, अगर मैं कहूं एक मोल क्या लेके आओगे? एक मोल पानी लेके आओ, एक मोल पानी लेके आओ, तो उस पानी में इतने नंबर ऑफ मोल्स होने वाले हैं। मतलब ये वैल्यू इतनी बड़ी है ना। देखो सुनो, आप मोल को पता है कैसे समझो? एक, मैं आपसे कहूं कि आप एक डजन बनाना लेके आओ, मैं आपसे कहूं एक डजन बनाना लेके आओ, तो बताओ डजन में कितना आएगा? डजन में 12 आता है, हम जानते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 पेयर ऑफ शूज लेके आओ, 1 पेयर ऑफ शूज, तो क्या आप एक जूता लेके आओगे? क्या नहीं, आप 2 जूते लेके आओगे। पैर का क्या मतलब होता है भाई साहब? मतलब राइट लेग का पैर, और अरे पैर नहीं, इस पैर का भी जूता, इस पैर का भी जूता, तो वो एक पैर बन गया ना। क्या बन गया? एक पैर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि
जैसे एक डजन की वैल्यू होती है 12, कि एक डजन एग, एक डजन बनाना, एक डजन एप्पल, उसमें 12 होंगे, उसमें 12 पीस होंगे। तो अगर एक मोल को समझे तो मोल का भी यही कंसेप्ट है कि मोल में इतने नंबर होते हैं, मोल में इतने नंबर होते हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है हमने मान लिया, तो हमें बताओ कि एक गिलास पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। आपके क्वेश्चन में भी दम है, एक गिलास पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एडवांस बता रही हूँ, हालांकि है आपके सिलेबस में एडवांस, वैसे नहीं, मतलब फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके जा रही हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हो कि हमने एक गिलास पानी की भरी और मैम आप इसमें हमें बताओगे कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है H2O के। अब H2O का है, अरे पानी का केमिकल फॉर्मूला है। तो देखो मोल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। अब कोई ये नहीं कहेगा मोलिकुलर वेट नहीं जानते, क्योंकि अगर आपको मोल कंसेप्ट पढ़ना है तो मोलिकुलर वेट तो आपको निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। अब बताओ इस एक गिलास पानी के अंदर पानी है कितना, कितना पानी, गिवन वेट का मतलब होता है आपको वेट दे रखा है, तो एक गिलास पानी के अंदर आपके पास पानी है कितना। आप मान लो 1 लीटर तो होने से रहा गिलास, आप मान लो 180 ml है, कितना मानोगे 180 ml पानी। मोलिकुलर वेट कितना होता है पानी का 18, कितना होता है 18। जब ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 1 और 0 यानी 10 मोल, 10 मोल। ऑल टोटली इसको सॉल्व करने का देखो पानी कितना है 180 ml हम मान सकते हैं, और इसका इसका H2O का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 18। तो इसमें जो ओवरऑल आंसर निकलेगा ना वो होगा 10 मोल, यानी इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आपके पास 6, कुछ आप मल्टीप्लाई करके देखना। इसका मतलब ये होता है अगर आप कहो कि हमें क्या करना है, अगर आप कहो कि हमने ग्लूकोज लिया, क्या लिया ग्लूकोज, मान लो हमने 5 ml ग्लूकोज लिया, 5 ml ग्लूकोज लिया, तो इसमें बताओ 5 ml ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो क्या करोगे 5 को डिवाइड कर दो किससे, ग्लूकोज के मोलिकुलर वेट से। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट होता है 180, तो अब आप इसको डिवाइड कर लो, अब आप इसको क्या कर लो डिवाइड कर लो 180, तो 0.000। अब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास कितना आएगा, कुछ 0.022 के आसपास आएगा, यानी 5 ml ग्लूकोज में 0.02 मोल होंगे, 0.02 मोल्स होंगे। देखो मैं स्टार्टिंग में सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको अभी न्यूमेरिकल में नहीं फंसना तो हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करने वाले हैं। मैं सिर्फ आपका स्टार्टिंग से कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि हम मोल को समझ कैसे सकते हैं। आप है ना जनरल लाइफ में मोल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक गिलास पानी ले लो और आप उस पानी को मेजर कर लो, पानी क्यों, आप एक गिलास एक चम्मच आप एक काम करो, आप है ना 4 चम्मच चीनी डाल लो, किसी में भी डालो 4 चम्मच चीनी, और उस 4 चम्मच चीनी में आपने चीनी की क्वांटिटी कितनी ली है, कितनी क्वांटिटी ली है, मान लो आपने कितनी भी ले ली, आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लो, मान लो आपने 15 ग्राम चीनी ली, तो 15 ग्राम चीनी को डिवाइड कर दो चीनी के मोलिकुलर वेट से, मोलिकुलर मास से, और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, इससे डिवाइड कर दो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे कि 4 चम्मच चीनी में नंबर ऑफ मोल्स कितने। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि 4 चम्मच चीनी में या एक गिलास पानी में इतने नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ। इतने नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स है, समझ रहे हो। देखो ये जो मोल है ना इसकी वैल्यू कितनी बड़ी आप खुद देखो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी इतना बड़ा है कि आगे 20 जीरो लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना बड़ा नंबर है। और अब आप इसका मान लो 0.1 मोल ले रहे हो, फिर भी 10 की पावर 23 कितना बड़ा नंबर है, यानी एक गिलास पानी में, यानी कि एक गिलास पानी में इतने नंबर ऑफ एटम्स है। एटम को हम अंगुलियों पे काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो हमने मतलब साइंटिस्ट ने एक ऐसा नंबर खोजा कि हम क्यों ना एक ऐसा नंबर खोजते हैं। एक ऐसा नंबर फाइंड किया कि जिससे हम एटम को निकाल सके, तो उन्हें ये वैल्यू सुटेबल लगी, उन्होंने ये रख दी। ठीक है, आई बात समझ, यहां तक आगे और क्वेश्चंस करोगे और समझ जाओगे। अभी जो मैंने आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करके दिखाए ना छोटे क्वेश्चंस कि चीनी ले लो इतनी, इतना चीनी ले लो, इतना पानी ले लो, फिर मोल निकल के आएगा, तो उसका
हम मॉल कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। मॉल कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लेके समझाया शुगर का, वाटर का, कि अगर हम 1 ग्लास वाटर ले तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, फिर हमने वो मोल्स पे निकाले थे। और आगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको ये जो मॉल का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, एक मैं बात बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी कहा कि 1 ग्लास पानी लो आप, जैसे मान लो 1 ग्लास पानी में कितना लोगे आप, 1 ग्लास पानी में कितना ही आ सकता है, मान लो आप 180 ml लोगे, 180 ml प्लस में अपॉन में इसका एटॉमिक मास, किसका, वाटर का, वाटर का एटॉमिक मास लिख दिया। और अब इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास 10 मोल कुछ आएंगे, ऐसा कुछ आंसर आ रहा था। आप 180 की जगह 18 ml ले लो, कितना भी ले लो ना, क्या ही फर्क पड़ेगा, 18 ml लोगे तो 1 मोल आएगा, कितना आएगा आपका, जो वाटर के मोल्स कितने होंगे, 1। अब ये मोल्स का मतलब समझ रहे हो क्या है, मोल का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे 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 एटम से मिलकर बना होता है, जिनको हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में भी देखना उनको पॉसिबल नहीं होता है, जो नॉर्मल हमारी कॉलेज स्कूल्स में होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी है। तो मैं, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि इस 1 मोल का मतलब है, इस वैल्यू का मतलब है कि किसी भी मैटर के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम है, यानी कितने सारे नंबर ऑफ एटम होंगे। आप खुद सोचो, इतने जीरो लगाने हमें, 20 जीरो लगाने, आगे लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, इतने सारे, ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इसका मतलब ये होता है, यानी छोटे 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 पार्टिकल्स इतने सारे हैं इसके अंदर, ये नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है। अब एक हमारी न्यू टर्म आ रही है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम एएमयू भी बोलते हैं, इसका निकनेम है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब एएमयू में भी है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये एएमयू क्या है, एएमयू का और मोल कंसेप्ट का रिलेशन क्या है, इन दोनों का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। मोल कंसेप्ट तो अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है हमें, वैल्यू भी याद हो रही है। देखो वैल्यू मेरे साथ बोलोगे 6.022, 6.022 नहीं तो 6.02, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारी वैल्यू है। अगर हम बात करें एएमयू की, एटॉमिक मास यूनिट की, तो एटॉमिक मास यूनिट को पता है आप कैसे समझोगे, चलो पहले हम पिज्जा खाते हैं, पिज्जा खाते हैं ना, एटॉमिक मास को समझने से पहले क्यों ना पिज्जा खा लिया जाए। अब ये मान लो एक कार्बन एटम है, ये जो मैंने गोल सर्कल बनाया ना, इसको आप पिज्जा कंसिडर करोगे, और ये क्या हमारा कार्बन एटम है। अब इसके आप 12 टुकड़े कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो मैंने जो पार्ट किया ना वो अनइक्वल है, वो क्या अनइक्वल है, लेकिन जो साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इक्वली पार्ट किया था। चलो मैं फिर से इक्वली करके दिखाती हूँ, ठीक है। इक्वल करना है, यानी जो हमें 12 पार्ट करने हैं ना वो एकदम इक्वल करने, कुछ इस तरीके से। अब ये इक्वल है एक दूसरे के, कुछ बड़े छोटे हैं, लेकिन आप इतना समझो इक्वल पार्ट होना चाहिए। जो हमने 12 टुकड़े करने हैं कार्बन के, वो एकदम इक्वल होने चाहिए। अब आप कहोगे एटॉमिक मास यूनिट से कार्बन के टुकड़ों का क्या लेना देना। देखो क्या हुआ कि साइंटिस्ट है ना, उन्होंने कार्बन को लिया और कार्बन के 12 पीसेस की, कार्बन की 12 क्यों किए, 10 क्यों नहीं किए, 15 क्यों नहीं किए, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 होने से उन्होंने क्या कर लिया, 12 टुकड़े कर लिए। और इन 12 टुकड़ों को हम समझ सकते हैं पिज्जा के स्लाइस से। किसके स्लाइस से समझ सकते हैं, पिज्जा स्लाइस से, जो पिज्जा के स्लाइस होते हैं ना, उस तरीके से हम समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अब आप कहोगे कि कार्बन के टुकड़े किए क्यों, क्या रीजन था, उनका रीजन ये था कि जो एटम होता है ना, उसका जो वजन होता है वो इतना ज्यादा कम होता है, इतना ज्यादा कम होता है। अब जैसे ये मार्कर है, मैं बोलूं कि आप इसको मेरे को मेजर करके बताओ कि कितना, कितने ग्राम का है, केजी तो बोल ही नहीं सकते, कितने ग्राम का है। अगर मैं आपको इस बोर्ड का बोलूं कि इसका मेरे को मेजर करके बताओ, अगर हम हमारी बात करें कि हम मेरे को मेजर करके बताओ, खुद को मेजर करो कि तुम्हारा मास कितना है, तुम्हारा वेट कितना है, तुम बता सकते हो। लेकिन जो एटम होता है ना, जो एटम, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको मेजर करना इम्पॉसिबल था। क्यों, ज्यादा ही भारी होता है, ज्यादा ही भारी नहीं होता, लेकिन उसका ज्यादा भारी नहीं होता, लेकिन उसका जो वेट है, जो उसका मास है वो इतना कम होता है ना कि उसको मेजर करना भी, अब जैसे मैं कह दूं कि आपको सिर्फ एक रेत के दाने को मेजर करना है, आप एक रेत के दाने को मेजर करने को पॉसिबिलिटी ढूंढोगे ना, एक रेत के दाने के लाखों टुकड़े कर दो, एक चीनी के दाने के, एक चीनी के दाने के लाखों टुकड़े कर दो, और वो जो लाखों छोटे छोटे, सोचो कितने छोटे पीसेस होंगे, कितने छोटे, जिनको हम देख भी नहीं पाएंगे, उन्हीं छोटे टुकड़ों को एटम बोलते हैं। अब आप बताओ क्या उसके आप क्या उसका आप वेट मेजर कर सकते हो,
नहीं कर सकते, हम ऑफकोर्स नहीं कर सकते। तो बस यही बात थी कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो इसीलिए आया क्योंकि एटम्स जो इतने हल्के होते हैं ना कि उनका वेट करना, उनको मेजर करना इम्पॉसिबल था, इसीलिए साइंटिस्ट ने कार्बन को उठाया। अब आप कहोगे कार्बन को उठाया क्यों, कार्बन भारी था? नहीं, कार्बन बहुत ज्यादा भारी नहीं था, इन्होंने कार्बन को उठाया, कार्बन के 12 टुकड़े किए क्योंकि कार्बन का मास था 12। और इन्होंने क्या किया, एक मिनट, हाँ, इन्होंने क्या किया, अब इस मान लो इस एक टुकड़े को उठाया, मैं अभी बोल देती हूँ इक्वल पीसेस थे, अनइक्वल नहीं थे, अनइक्वल होंगे तो मास में भी कुछ गड़बड़ आएगी। तो उन्होंने एक स्लाइस उठाया और इस एक स्लाइस को रखा और फिर हीलियम का साइज उठाया। आप हीलियम का ले लो, आप हाइड्रोजन का ले लो, लिथियम का ले लो, सोडियम का ले लो, कितना भी ले लो, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए हीलियम समझा रही हूँ। उन्होंने एक पिज्जा का स्लाइस यानी एक कार्बन का स्लाइस उठाया, उन 12 टुकड़ों में से 1/12 में से उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने पीस उठाया, कार्बन का टुकड़ा उठाया और उन्होंने हीलियम के पार्टिकल को उठाया। उन्होंने कहा कि जो हीलियम का पार्टिकल है ना, 4 गुना ज्यादा भारी है। अब हीलियम के पार्टिकल का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास होता है 4। उन्होंने कहा कि जो हीलियम का एटॉमिक मास है ना, वो कार्बन के एक टुकड़े से 4 गुना भारी है। लिथियम दिया, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और एटॉमिक नंबर होता है 3। उन्होंने कार्बन का एक टुकड़ा उठाया, एक 1/12 पार्ट उठाया और उन्होंने कहा कि ये लिथियम का जो पार्ट है ना, ये जो लिथियम का एटम है, ये इस कार्बन से 7 गुना ज्यादा भारी है। एज जस्ट आप समझ आ रहा होगा, थोड़ा पेशेंस रखो, इस टॉपिक को जब आप पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब दिमाग में सवाल आता है कि इन्होंने कार्बन ही क्यों लिया, या कुछ और भी ले सकते थे, कार्बन को क्यों लिया? देखो कार्बन को इन्होंने इसलिए लिया, मैं बताती हूँ। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। चलो पिज्जा को हटाते हैं, हो गया पिज्जा वाला। एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 से होता है तो 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनके एटॉमिक मास की वैल्यू देते हैं। एटॉमिक, ये एम लिख रही हूँ, एटॉमिक मास इज इक्वल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू आपस में जुड़ती है, प्रोटॉन भी 6 न्यूट्रॉन भी 6, तो ये दोनों 6 मिलके क्या बना रहे थे, 12 बना रहे थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर 12 बना रहे थे। यानी अगर मैं 12 कार्बन के मैं 12 टुकड़े कर दूंगी, अगर मैं कार्बन के 12 टुकड़े कर दूंगी ना, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक प्रोटॉन आएगा, एक न्यूट्रॉन, दूसरा टुकड़ा उठाएंगे उसमें से एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तीसरा उठाएंगे उसमें से एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो यानी कार्बन जो हमने लिया ना, वो एकदम सटीक, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था सब एटम्स की। पहले पता है, कार्बन से पहले साइंटिस्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टुकड़े किया करते थे। मतलब मान लो ऑक्सीजन के 16 टुकड़े कर दिए, हाइड्रोजन तो बेचारा एक है तो उसके एक टुकड़े किए, एटॉमिक मास भी एक और नंबर भी एक, तो मास भी एक हो गया, तो उन्होंने ऐसे टुकड़े किए। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इन्हें कहीं कहीं एक्सेप्शन दिखाई दे रहे थे, कहीं कहीं थोड़ा कुछ मेजरमेंट में गड़बड़ आई होगी, तभी उन्होंने कार्बन का लिया। और कार्बन एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देता है। क्यों देता है एग्जैक्ट वैल्यू, देता है क्यों? एक तो ये हो गया कि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से इसकी वैल्यू एकदम एक्यूरेट आ रही थी। ये भी अगर पॉइंट किसी को नहीं समझ आए तो दूसरा पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन है ना बहुत ही स्टेबल होता है। कार्बन सॉलिड स्टेट में भी अपनी स्टेट ला सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। ये तीनों स्टेट है ना, इन तीनों में कार्बन स्टेबल होता है। कार्बन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में क्या होता है, स्टेबल होता है। इसलिए इन्होंने एटॉमिक मास यूनिट को समझाने में एक तरीके से कार्बन का यूज किया। तो देखो, द क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ एन एटम C12 called AMU mole is equal to the mass of an element compound having number of atom molecule equal to those present in 12 gram carbon of isotope C12। ये क्या लिखा है, ये भारी भरकम थ्योरी क्या लिखी है, ये लिखा है कि मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट। मोल इक्वल होता है अगर किसी एलिमेंट का। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जो आप मास के बारे में पढ़ते हो ना, जैसे हाइड्रोजन का मास, अभी मैंने बोला कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ये 1 आप सोचते हो कभी कभी क्या हाइड्रोजन का मास? अगर नहीं सोचते तो आज सोचो। मैं बोल रही हूँ कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, लिथियम का 7 है और सोडियम का 23 है, हाइड्रोजन का कितना बताया, 1 है, हाँ, और लिथियम हीलियम का 4 है। अभी मैं बता रही हूँ, अभी मैंने हीलियम का 4 बताया। तो मैंने कहा कि इनका मास इतना है, तो वो मास इतना किसमें है? मतलब हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है, मतलब क्या हाइड्रोजन 1 kg का है? क्या हाइड्रोजन 1 kg का है?
बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। हाइड्रोजन 1 केजी का नहीं, हाइड्रोजन का पता है एटॉमिक मास कितना है? अगर हम पूरी एग्जैक्ट वैल्यू को समझे तो, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू को समझेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैं लिख के दिखाती हूँ। एटॉमिक मास 1 है, 1 इंटू 24, सॉरी 1 इंटू 67 मल्टीप्लाई 24, इतना कम मास है। मतलब आगे 24 जीरो लगा दो। हम अवोगाड्रो नंबर पढ़ रहे थे तो इसमें हमें सिर्फ आगे 20 जीरो लगाना था, यहाँ पे तो हमें आगे कितने, हाँ आगे आगे और ज्यादा जीरो लगाने पड़ रहे हैं। मतलब जितना अवोगाड्रो नंबर जितना ज्यादा है उससे भी कम है ये वैल्यू। तो आप खुद सोचो कि एटम की वैल्यू कितनी कम है और एटम को मेजर करना कितना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कार्बन लेके आए, कार्बन के टुकड़े किए और कार्बन के टुकड़ों से उन्होंने ये बात समझाई। तो जो हाइड्रोजन का पढ़ते हो ना मास, वो 1 किलो में नहीं आता। आप कभी नहीं सोचते, कभी दिमाग में नहीं आता कि हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का मास इतना, एटम का इतना, लिथियम का इतना, हीलियम का इतना, सोडियम का इतना। भाई ये मास किसमें है? केजी में है। क्या सोडियम 11 किलो का होता है? क्या इतना किलो का होता है? जब आप आगे और पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे तो आप उसका मास देखोगे 200 में जाएगा, 300 में जाएगा। तो क्या उनका वो 300 किलो के होते हैं? बाप रे, 300 किलो के नहीं। उनका हाँ कुछ कुछ की वैल्यू अच्छी होती है, मतलब इतनी कम नहीं होती, लेकिन बाकी इनकी वैल्यू इतनी कम होती है। मतलब एटम इतना हल्का होता है, इतना कमजोर होता है एटम। अब मैंने कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स लिखे अवोगाड्रो नंबर के, मोल कंसेप्ट के। अब अवोगाड्रो नंबर क्या? अरे अवोगाड्रो नंबर यही है, इनको इसको अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और मोल कंसेप्ट आप समझ गए, आगे भी इसके क्वेश्चंस करेंगे, वैसे नहीं समझो तो। मास ऑफ सिंगल एटम। अब देखो मोल कंसेप्ट निकालना कब है? अगर कोई पूछ ले कि हमें कोई सिंपल एटम, कोई सिंपल मॉलिक्यूल, कोई सिंपल कंपाउंड, मैं आपको कोई कंपाउंड दे देती हूँ, जैसे मानो मैंने चीनी का दिया और मैं बोलूंगी बताओ इस चीनी का आप मेरे को मोल निकाल के देखो इसका, तब आप मोल कंसेप्ट का यूज करते हो। अगर मैं वॉल्यूम निकालना दे दूं कि बताओ ये मैंने मान लो कार्बन है, तो बोल दो इस कार्बन का मेरे को वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो आप मोल कंसेप्ट का यूज करोगे। नंबर ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट इन ए गिवन मास ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। मान लो एक एलिमेंट है, मान लो C2H5OH, अल्कोहल, अल्कोहल। अब मैं बोलूं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट और उन नंबर ऑफ एलिमेंट का मास कितना है। मैंने बोला इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप पहले तो उसको काउंट करने बैठोगे, फिर अलग अलग इसका मास निकालोगे कि कार्बन का इतना, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना, जो कि मैंने कॉम्पोजिशन में ऑलरेडी की वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो आप वो उससे देख सकते हो। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं अटकोगे। तो ऑल टोटली जब सारे एक बड़ा कंपाउंड दे दो, उसके एलिमेंट, उसका मास पूछ रहे तो मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। टोटल मॉलिक्यूल पूछ लेंगे तो मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम गैस अंडर गिवन कंडीशन कैन बी कैलकुलेटेड। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनमें कोई ज्यादा कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं, इसमें बस हमें कहा है कि आप मोल कंसेप्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हो, बस वही चीज है। आप थ्योरी नॉर्मल देख लेना। समटाइम इट इज इजी टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द टर्म ऑफ मोल्स। अब हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, सो करते हैं। अभी जो हमने देखा कि मोल कंसेप्ट किन किन चीजों में काम आता है, कि वॉल्यूम निकालने में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, गिवन वेट वगैरह, वो सब हमने देखा था अभी कुछ टॉपिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तो फॉर्मूलाज में एक है कि इन टर्म ऑफ मास। जब आपको क्वेश्चन में मास के बारे में पूछे ना, अब आप सोचोगे हमें क्वेश्चन में मास के बारे में कैसे पूछेगा। देखो मैंने क्वेश्चन आगे ऑलरेडी लिख रखे हैं, बस आप एक बार फॉर्मूला को देखो कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जितना समझ में आता है उतना समझो एक बार। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो 100% आपको समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जब आपको टर्म्स में पूछे, मास के टर्म्स में पूछे, तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? नंबर ऑफ मोल्स। हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने दिए हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स, जैसे इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल गिवन है, वैसे गिवन हो, आपको करना कि गिवन वेट, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, और अपन में मॉलिक्यूलर मास। अब आप सोचोगे मॉलिक्यूलर मास किसका? आपको कोई ना कोई है ना क्वेश्चन में कंपाउंड दे रखा होगा, उस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगर किसी बच्चे को मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता तो वो वीडियो जाके देखो, मैंने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं वो निकालना सिखा दिया है। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को लिखना चाहे, कोई सिंबल रिप्रेजेंट करना चाहे, तो उसका है एन। जहां पे एन लिखा जाए इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया गया इस चैप्टर में। और गिवन वेट तो W से करेंगे, मॉलिक्यूलर मास तो M से करेंगे, N इज इक्वल W अपॉन M। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर जगह काम आने वाला है, मैं बता रही हूँ। इस क्वेश्चन को तो एकदम घुट के पी जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम भूल जाना, बट एक फॉर्मूला मत बोलो। और इतना इजी सा है,
क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो n इज इक्वल गिवन वेट, क्वेश्चन में गिवन वेट दे रखा होगा अपन में मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर हमें वॉल्यूम के टर्म्स में पूछा हो, देखो मास अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है। मास का मतलब होता है केजी, कि कितने केजी में है ये। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये कितनी केजी का है। अगर मैंने एक गिलास पानी के अंदर एक मान लो कि 5 चम्मच चीनी डाली है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि कितना मास है चीनी का, कितना मास है चीनी का। लेकिन अगर मैं पूछूं वॉल्यूम कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, मेरे चीनी डालने के बाद क्या वॉल्यूम में कोई इंक्रीजमेंट हुआ, उसको मतलब वॉल्यूम समझेंगे। तो मास और वॉल्यूम में कंफ्यूज मत होना। जब आपको वॉल्यूम के टर्म्स में पूछे एसटीपी, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें आपको ना स्टैंडर्ड कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी होगी टेम्परेचर प्रेशर की। इसका एसटीपी सिर्फ एक तरीके का नाम है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। वही सेम चीज नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल गिवन वॉल्यूम, गिवन वेट, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम, और अपॉन में 22.4 आपको ये कांस्टेंट टर्म रहेगी। यहाँ पे वॉल्यूम का नहीं, यहाँ पे नहीं है, आएगा तब बताऊंगी, क्वेश्चन है एक वॉल्यूम का। तो n is equal v upon में 22.4। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल का क्या मतलब होता है, मतलब मान लो मैंने कंपाउंड लिखा, जो मैंने अभी लिखा था वही ले लेती हूँ। इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम है, और आयंस कितने। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन पार्टिकल, आपको पार्टिकल गिवन होंगे, नहीं होंगे तो निकाल देना, इसको इधर भेज देना, वो आप क्वेश्चन करोगे तब समझेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन पार्टिकल अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर जहां पे मैं एन लिख दूं, जहां पे मैं एन या अवोगाड्रो नंबर बोल दूं, वहां पे कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा नंबर आ गया भाई, ये वही है अपना, पूरे चैप्टर में इसका ही दबदबा है, मोल का ही दबदबा है पूरे चैप्टर में। और ये मोल एक बार समझ आ गया ना, फिर आपको ये चैप्टर हार्ड लगेगा ही नहीं, इसके न्यूमेरिकल ये चुटकियों में करोगे आप। और इस मोल कंसेप्ट में आपको नीट जे के न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाली हूँ। तो गिवन पार्टिकल अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ये पार्टिकल मैंने लिए, मैं बता रही हूँ आपको कि पार्टिकल का मतलब क्या है। नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी ले लो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये गिवन पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे डिवाइड में था, उधर जगह मल्टीप्लाई में गया। मल्टीप्लाई में एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होता है क्वेश्चन करोगे तब बताऊंगी, पहले बताऊंगी कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे भी नहीं समझोगे पहले क्या मैं बोल रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीडियो बन रहा है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने लिख लेते हैं, लेकिन किस टर्म में करना है, वॉल्यूम के टर्म में, मास के टर्म में, पार्टिकल्स के टर्म में। 49 ग्राम ले, ग्राम दे दिया, आप तो समझ जा किस में करना है, मास में करना है। तो फॉर्मूला क्या है देख सकते हो, n इज इक्वल W अपॉन में m, W है गिवन वेट, m है मोलिकुलर मास, n है नंबर ऑफ मोल्स। 49 ग्राम हमें गिवन वेट है। अब आप सोचो कि मोलिकुलर मास कहाँ से निकाले, वो तो हमें आता ही नहीं निकालना, या फिर वो तो हमें पता ही नहीं हम कैसे निकालें। तो H2SO4 कंपाउंड दे रखा है ना, H2 का 2 हो गया, 4 का S का हो गया 16, और इसका हो गया 16, 52, 48, 64, ओवरऑल होगा ये 98 होगा। अब डिवाइड कर लो आप, 98 को जब 49 में डिवाइड करोगे, 49 में जब डिवाइड करोगे तो 0.5 के अप्रोक्सीमेट आएगा। आप देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन देख लिया करो यार। और एट द लास्ट क्या आएगा, क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल, तो इसके साथ यूनिट मोल ही होगी, कुछ और अलग नहीं होगी, ऐसा यूनिट मोल ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल ऑफ Na। अब इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। ये क्वेश्चन अलग है ना, तो ये मास का है ना ही वॉल्यूम का है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल का। अब बताओ आप इसको कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल गिवन है, पहले फॉर्मूला देखो वहां से, गिवन पार्टिकल गिवन जीपी लिख दो, और अपॉन में अवोगाड्रो नंबर जो कि हमें पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब हमें 0.2 तो ये गिवन है, 0.2 और नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई ये हमें गिवन है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एटोमिसिटी Na हमारा कितना है, Na है हमारे पास 1, एटोमिसिटी 1 हो गया, ये है एटोमिसिटी का। हमें निकालना है क्या, मोल्स, नंबर ऑफ एटम निकालने। आप देख सकते हो
मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन थे अन्ना ना अवोगाड्रो नंबर की इसको ना लिखने में ना में बोलते हैं अन्ना अन्ना, ठीक है। तो अन्य में हमें ये वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। और एटोमिसिटी, अब आप सोचोगे एटोमिसिटी में क्या लिखें क्या लिखें। अब एटोमिसिटी में हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ जो हमें अन्य दे रखा है ना सिर्फ वही लिखना है। तो यहाँ पे हो गया 1। अब आप इसका ओवरऑल फॉर्मूला निकाल सकते हो। फॉर्मूला कैसे निकालोगे, हमें 0.2 दे रखा ना, हाँ फॉर्मूला आप इसको ये पॉइंट इसे जब इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये इधर हो जाएगा 22 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 मल्टीप्लाई 4 0.2 13 कुछ होगा ना, 4 सही कर रही थी और 10 की पावर 22 कुछ इतना आएगा, ठीक है। आगे लिख देना मोल। एटोमिसिटी का मतलब एन कितना गिवन है, एन का निकालना है ना, एन एलिमेंट का तो कितना गिवन है लिख दो। इसका कोई मास कोई नंबर कुछ नहीं पूछा, एटोमिसिटी मतलब है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ये एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना बोर्ड पे, ये जे में आया हुआ क्वेश्चन है और जो नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा वो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप सर्च कर सकते हो कि ये जे कोई बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये 2022 से लेकर 2025 के बीच का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है और आप ये चेक भी कर सकते हो कि बाकायदा ये जे में और नीट में आया हुआ क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ बच्चों के मन में डर होता है कि मोल कंसेप्ट पता नहीं जे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। और मैंने जो ये 3 फॉर्मूले लिखा है ना, इनके बेसिस पे मैं गारंटी देती हूँ आप नीट का एग्जाम दे दो, इस स्मॉल कंसेप्ट के बेसिस पे आप जेई का दे दो। अगर ये 3 फॉर्मूले आपने अच्छे से कर लिए ना, मेरे गारंटी आप इस स्मॉल कंसेप्ट में तो नहीं अटकोगे। हालांकि चलो ये क्वेश्चन करते हैं। The number of molecules and moles in 2.837 लीटर। लीटर से क्या समझ में आ रहा है, वॉल्यूम, यानी हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और हमें मोल्स गिवन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2 समथिंग लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, यानी इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन ही नहीं, हमें निकालना है। वॉल्यूम दे रखा है 2.837 और हमें हमारा अपॉन में 22.4 तो हमारा कांस्टेंट है। फिलहाल तो हम नंबर ऑफ मोल्स कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका आ जाएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेट, आप सोच करोगे तो 0.125 मोल। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पे तो खत्म हुआ है सिर्फ लीटर का। यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड मोल्स, यानी द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और मोल्स की भी टर्म हमें निकालनी है। तो मोलिक्यूल्स मोल्स दोनों चीजें हमें कहाँ दिखाई दे रही है, हमें ये दोनों चीजें कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, इधर यहाँ पे देखो। तो वो देखो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, अब ये दूसरा पार्ट है, ये था पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकेंड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देती हो ना, मोल्स में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल कितना आया 0.125। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो निकल गया, मॉलिक्यूल निकालना है 0.1। देख लो, आपको देख सकते हो फॉर्मूला आपके सामने, मोल्स है हमारे इतने। अवोगाड्रो नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में क्या, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स एन और एटोमिसिटी में हम क्या लिख सकते हैं, एटोमिसिटी हमारा ऑक्सीजन 1 रहेगा, ऑक्सीजन है ओ 1 आप लिखो चाहे मत लिखो तो इतना बहुत है। आगे आप जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा, ओवरऑल इसका आंसर क्या आ सकता है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, 1 मिनट, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है।